If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो बच्चों, हम लोग पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली बॉन्ड के बारे में पढ़े थे, आयनिक एंड कोवलेंट, जो कि कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो उसको जाके देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम लोग वही चीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है बच्चों। ये दिखने में तो सामने में आपको 4 अलग अलग नाम दिख रहा है, पर इसके अंदर अंदर भी ना बहुत कुछ है पढ़ने को। ओके, सो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आपको पता है रिसेंटली मैंने मैथ्स मास्टरी, एक मैथ्स के ऊपर कोर्स है, वो लॉन्च किया है बेसिकली फॉर क्लास 8 स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैथ्स में जो जो चैप्टर स्कूल में पढ़ाया जाता है, सेम वही सब चैप्टर्स बच्चों आपको मैथ्स मास्टरी में पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टू एनरोल इन मैथ्स मास्टरी, तो आपको उसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, मुझसे बहुत सारा डाउट्स वो लोग पूछते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि कहाँ पूछते होंगे, तो बच्चों हम लोग एक ना फेसबुक ग्रुप बना रखे हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स के लिए जो कि उस कोर्स में एनरोल किए हैं। ओके, सो हम लोग वहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स हैं, बच्चे मुझसे रेगुलरली अपना डाउट्स पूछते हैं और हम लोग सब वहाँ पर मैथ्स का डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। ओके, हैं बच्चे लोगों को जो जो अपने एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में डाउट्स रहते हैं, वो लोग मुझे नंबर वाइज पूछते रहते हैं, मैं वहाँ पर बताते रहती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग वहाँ पर एनरोल कर रखे हैं। और उस ग्रुप में, उस फेसबुक ग्रुप में सिर्फ वही बच्चों को एसेस मिल रहा है जो कि कोर्स को खरीदे हैं। तो बच्चों, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों को ये कोर्स मिल रहा है मैथ्स मास्टरी। देखो बच्चों, बेसिकली क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग अपने घर में ट्यूशन पढ़ते हो, हाँ, बहुत जन ग्रुप ट्यूशन करते हैं, बहुत जन इंडिविजुअल पढ़ते हैं बुला के, तो उसमें आप लोगों को हर महीने पे करना पड़ता है। जैसे कि मिनिमम अगर मैं बोलूँ, तो आप लोग अगर इंडिविजुअल भी पढ़ते हो तो आप लोग को हर महीने 2 से 3 हज़ार तो देना ही पड़ता है। लेकिन ये जो कोर्स है सिर्फ आपको 1499, आप लोग 1500 लेके चलो। ओके, आप लोगों को एक ही बार पे करना है बच्चों, और आप लोगों को यहाँ पर हर चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा। इवन आप लोग हर चैप्टर्स का वीडियो बार बार भी देख सकते हो, और आप लोगों को बार बार हर महीने पे नहीं करना है वो फीस को, वो एक ही बार पे करना है। वन टाइम फी है बच्चों। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों का भी मैथ्स सुधरे और आप लोग भी मुझसे अपना डाउट्स अगर क्लियर करवाना चाहते हो, तो आप लोग मैथ्स मास्टरी में एनरोल कर सकते हो थ्रू द लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखो बच्चों, केमिकल रिएक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 4 नाम दिख रहा है। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ नंबर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा है, पहले इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। ओके, ऐसे कंबाइन होता है ना, कोई भी दो चीज़ कंबाइन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई भी दो चीज़ मिल रहा है तो कंबाइन होना बोलते हैं ना। तो ऐसे एक तो रिएक्शन होता है बच्चों केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें या तो दो या फिर दो से ज़्यादा, 3 4 ऐसे करके ना सब्सटेंस लोग आके एक दूसरे के साथ ऐसे कंबाइन करते हैं। या तो दो सब्सटेंस, एक सब्सटेंस कभी नहीं होगा, वो किससे कंबाइन करेगा, है कि नहीं। तो या तो दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, या फिर 3 या फिर 4, मतलब 2 या फिर मोर देन 2, वो सब्सटेंस लोग मिल के एक दूसरे के साथ कंबाइन करके सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देते हैं। मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6, वो लोग आके कंबाइन करेंगे, लेकिन मिल के वो लोग सिर्फ एक ही नया सब्सटेंस देंगे। मतलब प्रोडक्ट हम लोग को सिंगल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस टाइप का केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So a reaction in which 2 or more elements or substances combine to form a single product. ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स लोग एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पर है हाइड्रोजन बर्न कर रहा है या कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन का मतलब होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो उसके साथ कंबाइन कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। मतलब इधर में देखो दो सब्सटेंस है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, और हम लोग को एक सब्सटेंस दे रहे हैं, वो क्या है, वाटर। ठीक है, तो हम लोग को एक सब्सटेंस मिल रहा है यहाँ पर।
ओके, सिमिलरली मैग्नीशियम ऑल्सो बर्न्स इन एयर या ऑक्सीजन। यहाँ पर मैं लिखी हूँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो हम लोग को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, सिमिलरली सोडियम एंड क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड देते हैं। तो ये तीनों केस में आप लोग देखो कि दो दो सब्सटेंस लोग मिलके एक कंपाउंड दे रहे हैं, दो सब्सटेंस मिलके एक कंपाउंड, दो सब्सटेंस मिलके एक कंपाउंड। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो हम लोग इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ना, जैसे आपके बुक में तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही सिंथेसिस बोल दिया है, पर ऐसा नहीं होता है, रियल में ऐसा नहीं होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अलग अलग एग्जाम्पल होता है, मैं देखी बुक में ज़्यादा नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप लोग देखना, जब सिर्फ दो एलिमेंट्स लोग मिल के एक कंपाउंड देते हैं, दो एलिमेंट्स लोग मिल के रिएक्ट किए और वो लोग एक कंपाउंड दिए, अगर ऐसा हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब वही दो जन मिल के एक कंपाउंड दे रहे हैं, मतलब एक वो लोग क्या दे रहे हैं, एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन वो दो रिएक्टेंट्स जो है वो दोनों बच्चों एलिमेंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर सोडियम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, या हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो अगर दो एलिमेंट्स लोग कंबाइन करके एक कंपाउंड दे रहे हैं, एक कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, एक कंपाउंड दे रहे हैं, एक कंपाउंड, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं, उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आया? अभी तो सिंथेसिस में इतना ही है और कॉम्बिनेशन में भी इतना ही है बच्चों, ज़्यादा नहीं है, वरना मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाती। ठीक है, पर नहीं है तो कोई बात नहीं है कि ना। ओके, देन सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है बच्चों? देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें आप लोग देखोगे कि रिएक्टेंट की तरफ एक ही सब्सटेंस है, मतलब एक ही रिएक्टेंट रहेगा। रिएक्टेंट कितना है? एक ही, वो टूट के दो या दो से ज़्यादा चीज़ देगा, मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। आप लोग कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा पढ़े थे, डिकम्पोजिशन उसका उल्टा है। ठीक है, सो जब एक ठो सब्सटेंस, एक ठो रिएक्टेंट टूट के, मतलब वो ब्रेक्स डाउन, वो टूटेगा, टूट के वो या तो दो सब्सटेंस देगा, मतलब दो प्रोडक्ट देगा, या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं कि इसको मुक्का मारोगे और ये सब्सटेंस टूट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको तोड़ने का अलग अलग तरीका होता है। हम लोग जो सब्सटेंस को तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे ना, तो उसको डिकम्पोज करने का बच्चों तीन तरीका होता है। एक होता है या तो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाना है और वहाँ पर आप लोग वो सब्सटेंस को अगर तोड़ रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना पड़ेगा। तो करंट पास करवाएंगे, और अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, वो सब्सटेंस टूट के दो नया या दो से ज़्यादा नया सब्सटेंस दे रहा है, तो उस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में ये है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों, ये वाटर है H2O, मैं यहाँ पर L लिखी हूँ, दैट मीन्स ये लिक्विड स्टेट में। बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ मुझे मेंशन करना था, मैं पीछे की हूँ, ये एसिडिफाइड वाटर है। कैसा पानी है? एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर, किसी किसी के बुक में एसिड्यूलेटेड वाटर लिखा रहता है, होगा, आप लोग देखना आपको मिल जाएगा, अभी तक तो मिल गया होगा बहुत जन को बुक में। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब नॉर्मल आप लोग पानी से करंट पास करोगे और सोचोगे कि वो टूट के हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस देगा, तो नहीं है पॉसिबल। वाटर में हम लोग को थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है, ठीक है, वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट वाला सल्फ्यूरिक एसिड, पानी मिक्स वाला सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 होता है जिसका फॉर्मूला, वो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एसिडिलेटेड वाटर। उसके बाद अगर करंट पास करवाते हैं तो मस्त वहाँ पर रिएक्शन होगा, ये डिकम्पोज होगा इनटू टू प्रोडक्ट, दैट इज एक होगा हाइड्रोजन गैस, दूसरा होगा ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो क्वेश्चन अगर आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो लिखोगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द डिकम्पोजिशन reaction in which a substance decomposes into two or more substance by passing electricity or with the passage of electric current। समझ में आया? वैसे ही आप लोग ये दो रिएक्शन को देखो, यहाँ पर इनमें ये और ये सेम लग रहा है ना, ये डेल्टा डेल्टा बनाइए, ट्रायंगल ट्रायंगल जिसको डेल्टा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट
कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं, चूना, जो चूना होता है, और जो आपका क्या बोलते हैं चौक होता है ना बच्चों, मार्बल होता है, उसके अंदर का ये कॉम्पोजिशन रहता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन ये रहता है CaCO3, ठीक है। तो बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, मतलब पक्का इसका पाउडर फॉर्म है जो भी है। इसमें आप लोग ये डेल्टा साइन दिया है, मतलब इसको आप लोग हीट करोगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, डेल्टा मतलब हीट करेंगे, तो ये टूटेगा। टूटेगा मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन होंगे, ये डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होके ये दो सब्सटेंस यहाँ पर दे रहा है। इसी की जैसा है ना, एक ठो सब्सटेंस है, रिएक्टेंट है, जो कि टूट के दो सब्सटेंस दे रहा है। और यहाँ पर ये कैसे टूट रहा है? विद द हेल्प ऑफ हीट। आगी देंगे, मतलब हम लोग को हीट करना पड़ेगा बाहर से, तो जाके यहाँ पर रिएक्शन होगा, इट विल ब्रेक डाउन टू गिव टू न्यू सब्सटेंस। फर्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट टूट के एक दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बोनेट जहाँ रहता है ना, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पक्का निकलता है, फिक्स है निकलना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेम अ गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। तो आप लोग लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये तो गैस नहीं है, ये तो सॉलिड है, गैस तो ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर भी बच्चों देखो, वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही हो रहा है, एक सब्सटेंस को हीट करने से वो टूट के दो सब्सटेंस दे रहा है। और लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये टूट रहा है, हीट करने से टूट रहा है। समझ में आया? तो अगर हीट देने से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन? थर्मल। थर्मल का मतलब होता है हीट। एक और एग्जाम्पल है थर्मल का, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है KClO3, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 सॉलिड स्टेट में, इसको भी हम लोग को हीट करना है, और यहाँ पर एक तो कैटलिस्ट पास करेंगे। तो MnO2 एक तो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है पता है? रिएक्शन का स्पीड को चेंज कर देता है, या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, लेकिन खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पर ना MnO2 जो हम लोग लिए हैं, मैंगनीज ऑक्साइड, वो यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और वो यहाँ पर रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देगा, रिएक्शन का स्पीड को वो बढ़ा देगा। ओके, सो यहाँ पर जब हम लोग इसको हीट करेंगे, तो ये टूट के देगा दो सब्सटेंस, एक है पोटेशियम क्लोराइड और एक है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, नेम अ गैस प्रोड्यूस्ड, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, नेम अ गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड। तो वहाँ पर कौन सा गैस होगा? ऑक्सीजन। या शो थ्रू केमिकल इक्वेशन डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ऐसे भी आता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट आप लोग को ये केमिकल रिएक्शन शो करना पड़ेगा, और ये सब मेंशन करना है। आप लोग जब भी केमिकल रिएक्शन करोगे, जहाँ पर हीट दिया आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या क्या कंडीशन है, क्या कैटलिस्ट यूज हुआ है, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा। समझ में आया? वैसे ही बच्चों, तीसरा टाइप ऑफ जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो कि हम लोग जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवा रहे हैं, और वहाँ पर रोशनी की हेल्प से करवा रहे हैं, लाइट को पास करके करवा रहे हैं। जैसे कि ये सिल्वर क्लोराइड है AgCl, जो कि वाइट कलर का होता है, ठीक है, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पर मैं नीचे में वाइट लिखी हूँ, दैट मीन्स ये इसका कलर है। यहाँ पर जब हम लोग ये सॉलिड को, ये वाले सब्सटेंस को सनलाइट में एक्सपोज करवाएंगे, ये लैब में करवाते हैं, इसको ऐसे धूप दिखाते हैं ना, तो बच्चों ये डिकम्पोज होता है, लाइट पड़ते ही ये डिकम्पोज होता है, फोटो सेंसिटिव होता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट का सेंसिटिव होता है ये डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर ये दो नया सब्सटेंस देता है, एक देता है सिल्वर, एक देता है क्लोरीन गैस। सिल्वर का कलर यहाँ पर है ग्रेइश वाइट, मतलब ऐसे मैंशनड है, और ये क्लोरीन जिसका कलर होता है ग्रीनिश येलो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कलर का नाम, क्लोरीन गैस का कलर होता है ग्रीनिश येलो। तो अगर कोई ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि लाइट के मदद से हो रहा है, तो हम लोग उसका नाम देंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लियर? अभी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिखी हूँ, और एक्स्ट्रा कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि बच्चों, मैं आप लोगों को बताई थी ना एसिडिफाइड वाटर, एसिडुलेटेड वाटर के बारे में, यहाँ पर ये वही चीज़ दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस,
आप लोग जो पढ़े थे ना पीछे में, ये रिएक्शन के लिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में ना हम लोग जो भी कंपाउंड लेंगे, ये जो भी हम लोग कंपाउंड लेंगे, तो या तो ये मॉल्टन स्टेट में होना चाहिए या फिर एक्वा स्टेट में। मतलब हम लोग जो भी कंपाउंड से करंट पास करवाएंगे, या तो आप लोग उसको पूरा पिघला के लोगे, मेल्ट कर दोगे तो मॉल्टन स्टेट बोलते हैं, या फिर आप लोग उसमें पानी ऐड करोगे, उसको एक्वस सोल्यूशन बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ तो ऑलरेडी ये पानी है जिसमें हम लोग एसिड मिक्स किए हैं। तो अगर आप लोग एक कंपाउंड जो कि या तो मॉल्टन स्टेट में होगा या फिर एक्वस स्टेट में होगा, एक्वस मतलब पानी मिक्स करोगे, और उस कंपाउंड के थ्रू अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो वो टूटेगा, टूट के वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा। वन और मोर न्यू सब्सटेंस, हाँ टू आप लिख सकते हो, टू और मोर न्यू सब्सटेंस, तो हम लोग उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर वन नहीं, टू और मोर हो सकता है, ठीक है, वो सही रहेगा। ओके, अभी और कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं तो मिला जुला के यहाँ एग्जांपल्स है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड। मर्क्यूरी जिसका यहाँ पर वैलेंसी है 2, ठीक है, क्योंकि इसका 2 ठो होता है, यहाँ पर ये 11 नहीं है, ये रोमन नंबर में 2 लिखा हुआ है ना, कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो बच्चों ये मर्क्यूरी ऑक्साइड है, HgO। HgO होता है इसका फॉर्मूला। जब हम लोग यहाँ पर ऐसे करके देखो, एरो के ऊपर में यहाँ पर डेल्टा दिया है, मतलब इसको हम लोग हीट करेंगे। जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होके देगा 2 सब्सटेंस, एक है मर्क्यूरी और दूसरा ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है थ्रू हीट, तो इसको हम लोग किसके अंडर में बोलेंगे कि किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। सिमिलरली आपके पास कॉपर कार्बोनेट है जो कि ग्रीन कलर का होता है सॉलिड। आप लोग कॉपर कार्बोनेट ले लो के टेस्ट ट्यूब में और उसको आप लोग हीट करोगे। हीट करोगे, डेल्टा है मतलब हीट करना है, तो आप लोगों को ना लगेगा, वहाँ पर दिखेगा कि ये डिकम्पोज होकर ये 2 नया प्रोडक्ट दे रहा है। एक तो ये देगा कॉपर ऑक्साइड जो कि एकदम ब्लैक कलर का रहेगा बच्चों, ब्लैक कलर का सॉलिड, और एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ भी देखो कार्बोनेट था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है, उसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आता है, इसका कलर पूछता है, कॉपर कार्बोनेट नहीं सॉरी, कॉपर ऑक्साइड का कलर पूछता है, ठीक है। तो आप लोगों को कलर के साथ साथ हर चीज़ याद रखना है, हर चीज़, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक और है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये तो मैं बहुत करवाई हूँ स्कूल में, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ये वाला करवाई हूँ मैं। ये क्या करते हैं ना, लेड नाइट्रेट ना वाइट कलर का, ये एक पाउडर जैसा रहता है, पाउडर क्या, सॉल्ट है ये, ठीक है, सॉल्ट रहता है। इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं और टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं। जब टेस्ट ट्यूब को हीट करते हैं तो ना क्रैकलिंग साउंड आता है, कट 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 टाइप आवाज़ आता है। और उसके बाद देखते हैं थोड़े देर में कि जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, कहाँ बताऊँ, यहाँ पर बता दूँ क्या, यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि ये टेस्ट ट्यूब है, आप लोग व्हाइट कलर का पाउडर लिए थे, वो सॉलिड डाले थे, ठीक है, सॉल्ट डाले थे, व्हाइट कलर का लेड नाइट्रेट। जब आप लोग इसको हीट करोगे तो आप लोग देखोगे ये येलो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और थोड़ी देर के बाद ना यहाँ से रेडिश ब्राउन कलर का गैस निकलेगा, फ्यूम्स निकलेगा। कैसा कलर का, रेडिश ब्राउन कलर, वो पूरा दिखता है, पूरा दिखता है। आपका टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज टाइप हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो टूट के देता है लेड ऑक्साइड, मतलब मोनो ऑक्साइड जो कि येलो कलर का होता है, प्लस NO2 दैट मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, और साथ में ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर देखो 3 प्रोडक्ट दे रहा है, दे सकता है 3 प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे कि एक सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस देगा, तो उसका एग्जाम्पल आप लोग मस्त यहाँ पर देख लियो। और बच्चों हर किसी का नाम, फॉर्मूला, कलर वलर याद रखना। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ये भी बहुत हम लोग करें, अमोनियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है, ये भी व्हाइट कलर का होता है। इसको भी टेस्ट ट्यूब में हम लोग ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब पे जब हम लोग इसको लेके हीट करते हैं तो यहाँ से एकदम व्हाइट कलर का, डेंस व्हाइट कलर का फ्यूम्स बाहर आता है, पूरा धुआं धुआं हो जाता है। दैट मीन्स ये जो अमोनियम क्लोराइड है, इसको जब हम लोग हीट करते हैं, आप लोगों को ये साइन दिख रहा है, रिवर्सिबल है। ये साइन कैसा होता है, रिवर्सिबल साइन होता है। तो बिगड़ गया मेरे से, ओके, रिवर्सिबल साइन है ये, ओके। इसको हीट करोगे तो ये टूट के 2 चीज़ देगा, NH3 and HCl, अमोनिया गैस जिसका कोई कलर नहीं होता, और HCl
हाइड्रोजन में क्या लिख दी इसका स्पेलिंग, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, मतलब ये 2 गैस देगा। फिर ये 2 गैस लोग ऐसे कंबाइन कर लेंगे और फिर ये लोग मिल के दे देंगे NH4Cl, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब NH4Cl टूट के दे रहा है अमोनिया एंड HCl, और बैकवर्ड मतलब फिर ऐसे जाएगा, NH3 एंड HCl दोनों कंबाइन करके अमोनियम क्लोराइड दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जब इसको करते हैं ना रिएक्शन, एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो पूरा वाइट कलर का डेंस फ्यूम से भर जाता है वो, ठीक है, मतलब वो टूटता है ना, दैट्स वाई। अभी नेक्स्ट है बच्चों थर्ड है ना, हाँ, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले ना आप लोगों को ये एक्टिविटी सीरीज पढ़ना पड़ेगा। एक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ इसको तो पूरा आएगा। आया, आ जाएगा, नहीं आया, अरे आजा भाई, फिर ये पूरा प्रॉपर दिखेगा नहीं। एक बार एक्टिविटी सीरीज ने ऐसे समझो, क्योंकि मैं चाह रही थी ये प्रॉपर तरीके से दिखे। दिख रहा है ज़्यादा छोटा हो गया क्या, चलेगा। ओके बच्चों, तो देखो ये एक्टिविटी सीरीज है। एक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है, मतलब ऐसे एक तो सीरीज दिख रहा है, सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है बच्चों, एक्टिविटी सीरीज, जिसमें ना आपको बहुत सारे मेटल्स लोगों को देखने को मिल रहा है, या कितने सारे मेटल्स लोग अरेंज है एक के बाद एक के बाद एक। पर पता है कैसे अरेंज है, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब अपना रिएक्टिविटी को, मतलब कैसे अरेंज है, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब ये सीरीज में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे कम रिएक्टिव मेटल्स देखने को मिलेंगे, और ऊपर ऊपर में बहुत ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल्स देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ अ सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड। हम लोग, मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रही हूँ एलिमेंट्स, ये तो बेसिकली मेटल का है, ये भी एक्टिविटी सीरीज है, ये नॉन मेटल का है, ठीक है। तो ये एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें एलिमेंट्स लोगों को हम अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। दैट मीन्स हम लोग ये सीरीज में जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी घटता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होता जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले दिख रहा है पोटेशियम के, तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ये जो मेटल है। और नीचे में दिख रहा है आपको प्लैटिनम, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। और अगर मैं नॉन मेटल्स का बात करूँ तो ये नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, और सबसे कम रिएक्टिव होता है बच्चों आयोडीन। समझ में आया अभी। ओके, अभी अभी देखो, अब यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे कि आप लोगों को मैं बोलूँगी दो कोई भी एलिमेंट को लो, यहाँ पर दो, ये तो मेटल्स हैं, कैल्शियम और आयरन को ले लो, ठीक है। अभी मैं बोलूँगी बताओ कैल्शियम और आयरन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो उसके नीचे एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव है। तो कैल्शियम ऊपर होता है आयरन के, तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है। सिमिलरली मैं आप लोगों को बोलूँगी निकल और लेड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, निकल। सोडियम और एल्युमिनियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम, क्योंकि सोडियम उसके ऊपर है ना। अभी मैं आप लोगों को पूछूंगी, अब मुझे पता है बहुत बच्चे लोग हाइड्रोजन को देख के बोलेंगे मैडम हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, वो मेटल लोगों के साथ क्या कर रहा है, बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको पूछूंगी आयरन और कॉपर, आयरन और कॉपर कौन रिएक्टिव है, डेफिनेटली कौन, आयरन रिएक्टिव है। मैं आपको पूछूंगी सिल्वर और एयू मतलब गोल्ड कौन रिएक्टिव है, सिल्वर रिएक्टिव है क्योंकि वो ऊपर है। हुआ। अब बच्चों देखो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि एक नॉन मेटल है, मेटल्स लोगों के बीच में वो क्या कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन को इसलिए रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन ना दो टाइप का ड्वेल नेचर दिखाता है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन ना कैटायन भी बनाता है, H+ भी बनाता है और H- भी बनाता है। पढ़े हो ना आप लोग हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्राइड आयन, तो इसका ड्वेल नेचर होता है, ड्वेल नेचर, इसीलिए इसको इसमें प्लेस किया गया है। समझ में आया अभी। तो बच्चों ये ना थोड़ा याद रखना पड़ेगा, एक्टिविटी सीरीज आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन, डिस्प्लेस का मतलब पता है ना, एक की जगह में दूसरे को बैठा देना, है ना। वैसे अब ये एक रिएक्शन होता है जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट
लेस रिएक्टिव एलिमेंट के जगह में आ जाता है, उसको हटा देता है फ्रॉम इट्स कंपाउंड। फ्रॉम इट्स कंपाउंड मतलब जैसे कि यहाँ पर मैं इस टाइप का रिएक्शन लूँ A प्लस BC, मतलब ये A जो है वो एक मेटल रहेगा या फिर एक नॉन मेटल रहेगा, अकेला रहेगा, मतलब ये एक एलिमेंट फॉर्म में रहेगा। प्लस दूसरा जो हम लोग रिएक्टेंट लेंगे वो हम कंपाउंड लेंगे, वो भी उसको एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, पानी में घोल के लेंगे, ठीक है। मतलब एक तो एलिमेंट रहेगा, किसी के साथ मिक्स करके नहीं रहेगा, वो कंबाइन करके नहीं रहेगा, दूसरा कंपाउंड रहेगा। अब यहाँ पर सपोज ये एक मेटल है, ठीक है, अगर यहाँ पर ये ए मेटल है जो कि मोर रिएक्टिव है, और यहाँ पर ये BC कंपाउंड में ये B अगर मेटल है, क्योंकि आपको पता है कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बनता है। सपोज ये कंपाउंड में ये B नॉन मेटल है, सॉरी B मेटल है, तो यहाँ का मेटल और यहाँ का मेटल को आप लोग कंपेयर करोगे, ये मोर रिएक्टिव होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा। अगर ऐसा है तो मोर रिएक्टिव वाला ज़्यादा ताकतवर है, वो बोलेगा लेस रिएक्टिव वाले को तू हट, ये जगह में मैं रहूँगा, तो ये जाएगा और इसके जगह में जाके इसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब B को हटा के बोलेगा गेट आउट, तो B यहाँ से भाग जाएगा, B भाग के अलग हो जाएगा, और B के जगह में कौन आ जाएगा, B के जगह में A आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पक्का यहाँ पर A मोर रिएक्टिव है किससे, B से, इसीलिए वो उसको जाके वहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं कर पाता। समझ में आया। अगर यहाँ पर अकेले में एलिमेंट अगर मेटल होंगे तो कंपाउंड में आप लोग मेटल के साथ कंपेयर करना, अगर ये एक नॉन मेटल होगा तो कंपाउंड में नॉन मेटल के साथ कंपेयर करना। समझ में आया। अब जैसे कि उसके एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर है आयरन प्लस CuSO4, ये आयरन सॉलिड फॉर्म में लिए हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, उसको एक्वस सोल्यूशन में लेंगे, तो बच्चों एक एलिमेंट फॉर्म में रहेगा, एक कंपाउंड फॉर्म में रहता है, और जो कंपाउंड फॉर्म में रहता है उसको हम लोग पानी में घोल के एक्वस सोल्यूशन बना के लेते हैं, याद रखना। तो ये हो गया सॉलिड फॉर्म, और ये हो गया कॉपर सल्फेट, ये भी हम लोग बहुत करे हैं स्कूल में, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर, अब ये जो एलिमेंट है ये आयरन है, आयरन मेटल है ना, ठीक है, मेटल हम लोग ले लिए, यहाँ से भी हमको मेटल लेना है, तो बच्चों ये कॉपर सल्फेट है, तो सल्फेट तो एक रेडिकल है, मतलब वो आयन है पॉलीएटमिक, तो उसको छोड़ो, कॉपर मेटल है तो हम लोग कॉपर के साथ कंपेयर करेंगे। तो आयरन और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, कहाँ से पता चलेगा, ये सीरीज से। तो आयरन कहाँ गया, ये रहा, कॉपर ये रहा, ऊपर कौन है, ऊपर कौन है, आयरन है, दैट मीन्स आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, दैट मीन्स आयरन यहाँ पर मोर रिएक्टिव है, और कॉपर लेस रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, तो आयरन जाएगा कॉपर का जगह ले लेगा, ठीक है। तो आयरन जाके कॉपर का जगह ले लेगा, तो हम लोग को मिलेगा FeSO4, ध्यान से देखो FeSO4 मिला, और कॉपर को बोलेगा गेट आउट, तो कॉपर अलग हो गया, ठीक है। समझ में आया। इसका कलर याद रखना, आयरन का कलर है ग्रे, कॉपर सल्फेट का ब्लू। जब ये रिएक्शन हो जाता है ना, तो आप लोग देखोगे वो सोल्यूशन ब्लू से ग्रीन कलर का हो जाता है, और अंदर में आपको कॉपर मिलेगा जिसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। समझ में आया, रेडिश ब्राउन। तो ये एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस किया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये नॉन मेटल्स का है। अब यहाँ पर दिया है क्लोरीन, जो क्लोरीन गैस है उसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं पोटेशियम ब्रोमाइड से, पोटेशियम ब्रोमाइड का एक्वस सोल्यूशन बना दिए हैं। मतलब ये एक एलिमेंट यहाँ पर है और ये नॉन मेटल है क्लोरीन, तो यहाँ का नॉन मेटल कौन है, पोटेशियम तो मेटल होता है, तो ब्रोमीन को देखना। समझ में आया, क्लोरीन नॉन मेटल होता है, तो यहाँ पर आप कंपाउंड में नॉन मेटल देखो तो ब्रोमीन नॉन मेटल है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव, तो क्लोरीन ऊपर होता है, ब्रोमीन नीचे है, दैट मीन्स क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव क्लोरीन है, इसलिए मैं ऊपर लिख दी हूँ मोर रिएक्टिव। ब्रोमीन लेस रिएक्टिव होता है, तो क्लोरीन बोलेगा मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं जाता हूँ और ब्रोमीन को हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्लोरीन जाएगा ब्रोमीन को हटा के उसका जगह में आ जाएगा, तो देखो के साथ Cl आ गया ना ब्रोमीन को हटा के, और ब्रोमीन बेचारा अलग हो गया। समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को क्या प्रोडक्ट मिला, हम लोग को मिला KCl प्लस Br2। तो ब्रोमीन का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है जिंक और कॉपर सल्फेट। तो जिंक यहाँ पर मेटल है, कॉपर सल्फेट में कॉपर मेटल होता है। जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा कौन कम, एक्टिविटी सीरीज कहाँ है, जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर। तो बच्चों जिंक ऊपर है, कॉपर नीचे है, ठीक है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव, कॉपर लेस रिएक्टिव। तो जिंक जाके कॉपर की जगह पे इसको हटा देगा, कॉपर को अलग कर देगा। देखो जिंक गया और कॉपर की जगह में आ गया, और हम लोग को मिल गया ZnSO4 जिंक सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर अलग हो गया। तो कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, जिंक सल्फेट का ऐसे कोई कलर नहीं होता, कॉपर का कलर याद रखना रेडिश ब्राउन। एक और एग्जाम्पल है,
व्हेन कॉपर विल बी ट्रीटेड और रिएक्टेड विथ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो कॉपर मेटल, यहाँ से सिल्वर मेटल। अब कॉपर और सिल्वर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, तो एक्टिविटी सीरीज में आप लोगों को दिख जाएगा कॉपर ऊपर होता है और सिल्वर नीचे होता है, तो कॉपर जाके इसको डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर का जगह में आ जाएगा और सिल्वर को अलग कर देगा। यहाँ भी आप लोगों को कलर ध्यान पे रखना है। अब है इंपॉर्टेंट ये कॉपर प्लस FeSO4, यहाँ पर कॉपर मेटल है तो यहाँ भी मेटल खोजो तो आयरन मेटल है, तो कॉपर और आयरन में कौन ऊपर कौन नीचे, आयरन ऊपर कॉपर नीचे, दैट मीन्स आयरन मोर रिएक्टिव होता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हम लोग क्या किए हैं, आयरन के नीचे में लिख दी हूँ मोर रिएक्टिव, कॉपर की जगह में लेस रिएक्टिव। तो बच्चों मुझे बताओ क्या ये कॉपर जाके आयरन का जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। लेस रिएक्टिव वाला कभी भी मोर रिएक्टिव को जाके डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, यही निकल के इसको डिस्प्लेस कर सकता है। समझ में आया? पर क्या ये कर सकता है? नहीं, ये लेस रिएक्टिव है, ये कम ताकतवर है, ये जाके इसको हटा ही नहीं सकता, तो हम लोग को यहाँ पर कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये हटाएगा ही नहीं, आयरन को अलग ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिविटी सीरीज में आयरन से नीचे रहता है, लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट, सो यहाँ पर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एंड देयर वोंट बी फॉर्मेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। समझ में आया? एक और यहाँ पर है बच्चों रिएक्शन, वो देखो सोडियम प्लस H2O। अब यहाँ पर ये सोडियम है और हम लोग यहाँ पर पानी लिए हैं। अभी सोडियम, अच्छा यहाँ पर क्या होगा ना, अब ये ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से है, ये एक्टिविटी सीरीज में एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन है, तो वो मैं थोड़ा देख देती हूँ यहाँ पर। अब ये चीज़ ना आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मैं बताऊँगी एक्टिविटी सीरीज भी पढ़ाऊँगी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊँगी। अरे दिख जा ये वाला। अभी अब बच्चों एक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है ये, बोला है मेटल्स विच आर प्लेस्ड एट द टॉप कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एसिड इजीली। बोलने का मतलब है कि एक्टिविटी सीरीज आप लोग जब भी देखोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर में जितने भी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के ऊपर में जितने भी मेटल्स है, दिख रहे हैं ना इतने सारे मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर, आप लोग जब ये सब मेटल्स को पानी के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे, किसके साथ, वाटर या फिर एसिड के साथ, तो वो लोग ना वहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब रिएक्शन में ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। इसीलिए यहाँ पर देखो जब मैं सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करवाई, ये कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी के साथ जब आप लोग सोडियम को रिएक्ट करवाओगे तो ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट होता है एक्टिविटी सीरीज में, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को निकाल देगा। हाँ, इस केस में मेटल और नॉन मेटल को आप लोग देख रहे हो, वो उस चीज़ को छोड़ो, आप लोगों को ये देखना है कि जब हम लोग कोई ऐसा मेटल को रिएक्ट करवाते हैं पानी या फिर एसिड के साथ जो कि हाइड्रोजन के ऊपर है, तो वहाँ पर हम लोगों को हाइड्रोजन गैस मिलता है। हाइड्रोजन गैस तो लाइट होता है, ये ऊपर उड़ जाएगा, इसलिए मैं ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में एरो बनाई हूँ। समझ में आया? अगर मैं सोडियम को किसके साथ, एसिड के साथ भी करवाऊंगी तो मुझे हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कैसे? सोडियम को अगर मैं HCl के साथ भी रिएक्ट करवाऊंगी तो मुझे मिलेगा हाइड्रोजन गैस, मतलब सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो मतलब अगर ऐसे मेटल्स है जो कि हाइड्रोजन के ऊपर है एक्टिविटी सीरीज में, उसको आप लोग कोल्ड वाटर या फिर आप लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वहां पर हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। अभी नेक्स्ट है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो चौथा नंबर वो फोर्थ नंबर टाइप ऑफ रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इससे पहले आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, है ना, जहाँ पर जो मोर एक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस एक्टिव को रिप्लेस कर लेता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर दो जन एक दूसरे को वो लोग डिस्प्लेस करेंगे, एक दूसरे का जगह वो लोग ऑक्यूपाई करेंगे। ओके, सो यहाँ देखो बच्चों यहाँ होता क्या है। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली एक तो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसमें हम लोग रिएक्टेंट साइड में लेते हैं दो ठो रिएक्टेंट, मतलब दो सब्सटेंस। ठीक है, दो सब्सटेंस लोग हम लोग रिएक्टेंट साइड में लेंगे और दोनों को हम लोग उनका सोल्यूशन फॉर्म में लेंगे। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, उनका एक्वस फॉर्म बना देंगे, एक्वस सोल्यूशन बना देंगे, पानी में घुल देंगे और दोनों को हम लोग लेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ क्या होता है ना, वो दोनों अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं, मतलब जैसे कि ये कंपाउंड है एक्वस सोल्यूशन में, ये कंपाउंड है एक्वस सोल्यूशन है, पानी डाल के मैं इनका सोल्यूशन बना दी हूँ। अब बच्चों आप लोगों को पता है कि एक कंपाउंड
कैटायन और एनायन से बनता है, प्लस माइनस वाला से बनता है एक कंपाउंड, है ना। यहाँ भी कंपाउंड प्लस माइनस वाला से बनता है, बट बेसिकली जब वो लोग कंपाउंड बनाते हैं तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर जानबूझ के दिखाई हूँ, क्यों दिखाई हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि वो लोग अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये A प्लस है, ये B माइनस है सपोज, तो ये प्लस वाला बोलेगा मैं अब ये B माइनस वाले के साथ नहीं रहूंगा, मैं क्या करूंगा, इधर में जो माइनस वाला है आयन, मैं उसके साथ बॉन्ड बनाऊंगा। तो ये A प्लस बनाएगा D माइनस के साथ, तो ये बन गया AD। वैसे ही ये C प्लस बोलेगा मैं अपना वाला को हटा के मैं दूसरे वाले माइनस के साथ बनाऊंगा, तो ये C बनेगा B के साथ। तो बच्चों ऐसे ये लोग म्यूचुअली अपने पार्टनर को चेंज कर लेते हैं, अपने आयंस को बदल लेते हैं, ठीक है। और हम लोग को मिलता है दो अलग अलग टाइप का न्यू सब्सटेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब एक बार ये इसको कर रहा है, फिर एक बार ये इसको कर रहा है, मतलब ये लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पर देखो, ये है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। इसका हम लोग एक्वस सोल्यूशन बना लेंगे। ये जो सॉल्ट है ना, ये लैब में रहता है, इसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ऐसे घोल देंगे पानी में, तो ये हो जाएगा, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। NaCl नमक जो अपन घर में भी यूज़ करते हैं, उसको भी अपन टेस्ट ट्यूब में लेके पानी थोड़ा डाल के उसको शेक कर देंगे, तो वो सोल्यूशन बन गया। फिर जब हम लोग दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों को आप लोग ऐसे करके मिक्स कर देना, तो बच्चों क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। मतलब ये लोग अपने आयंस को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखो, जैसे ये Ag प्लस है, क्योंकि सिल्वर तो प्लस वाला रहता है, मेटल है वो, NO3 माइनस वाला रहता है। वैसे ही Na प्लस रहता है और Cl माइनस रहता है। ये लोग अपने पार्टनर को बदलेंगे। Ag प्लस ये बोलेगा मैं ये माइनस वाले के साथ नहीं रहूँगा, मैं दूसरे माइनस वाले के साथ रहूँगा, तो यहाँ पर Cl माइनस है, तो ये Cl माइनस के साथ मिल के AgCl बन जाएगा। सिमिलरली ये Na प्लस बोलेगा मैं ये NO3 माइनस के साथ अपने बॉन्ड बनाऊंगा, ये हटा दूंगा इसको, तो ये इसके साथ बनाएगा, तो हम लोग को मिल गया NaNO3। क्लियर। तो यहाँ पर ऐसे ये लोग अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। और बच्चों यहाँ पर देखो, मैं लिखी हूँ S मतलब सॉलिड और यहाँ पर एक्वस। ये सॉलिड है, मतलब ना आप लोग जब इसको रिएक्ट करवाओगे, जब आप लोग टेस्ट ट्यूब में दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर दोगे, तो ये ना नीचे में जाके प्रेसिपिटेट बन जाएगा, बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जैसे कि आप लोग ये टेस्ट ट्यूब में दोनों सोल्यूशन को मिक्स किए, एक इसमें था, आप लोग ऊपर से दूसरा को मिक्स किए, तो जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट्स तो बनेंगे ना, उसमें से AgCl ऐसे नीचे जाके बैठ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। वो आँख से दिखेगा, ठीक है, वो आँख से पूरा दिखेगा कि हाँ ये प्रेसिपिटेट बन गया है, समझ में आया। और NaNO3 एक्वस है, वो इसी में घुला हुआ रहेगा, वो आपको अलग से नहीं दिखेगा। पर AgCl सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनेगा, तो वो अलग से दिख जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये होते हैं बच्चों दो टाइप के, एक होता है प्रेसिपिटेशन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन। ओके, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, देखो अभी जो आप लोग जस्ट अभी देखे ना कि हम लोग वो दो चीज़ को मिला रहे थे, ठीक है, दो कंपाउंड को एक्वस फॉर्म में, जिसमें से एक जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड बना, प्रेसिपिटेट बना, बस वही डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ना डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोग क्या किए, दो कंपाउंड उनके एक्वस सोल्यूशन में लिए, तो वो लोग रिएक्ट करेंगे अपने आयंस को चेंज करके, और यहाँ पर जो दो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें से एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट होगा। अगर ऐसा है दैट मीन्स ये जो रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच टू सब्सटेंसेज इन देयर एक्वस फॉर्म, दो सब्सटेंस अपने एक्वस फॉर्म में म्यूचुअली इंटरचेंज कर लेते हैं अपने आयंस को। मतलब ये लोग को एक्वस फॉर्म में हम लोग बनाएंगे, तो ये लोग अपने आयंस को बदल लेंगे, AgCl के साथ बन जाएगा, NaNO3 के साथ मिल जाएगा। मतलब ये हम लोग अपने आयंस को चेंज किए, और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो दो प्रोडक्ट मिला है उसमें से वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। दो में से एक प्रोडक्ट एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो घुलेगा नहीं, हम लोग को अलग से दिख जाएगा, जिसका कलर होता है वाइट। मतलब आप लोग जब रिएक्शन करवाओगे टेस्ट ट्यूब में, आप लोगों को व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ऐसे बैठा हुआ जमा हुआ दिख जाएगा, समझ में आया। तो वो यहाँ पर AgCl, इनका कलर याद रखना, ठीक है, रिएक्शंस याद रखना। इस कुछ और भी रिएक्शन है बच्चों, सब आप लोग लैब में करोगे, मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैं करवाती थी। मतलब डिपेंड करता है कौन कौन सा सॉल्ट अवेलेबल है लैब में, उसी हिसाब से ना हम लोग रिएक्शन करवाते थे, सच बता रही हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है बैरियम क्लोराइड, तो बैरियम क्लोराइड बैरियम क्लोराइड अगेन व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, ये सॉल्ट होता है। इसको हम लोग लेके एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे, मतलब इसको सॉल्ट के साथ पानी डाल के हम लोग उसको घोल देंगे, सोल्यूशन बन गया टेस्ट ट्यूब में। सोडियम सल्फेट,
इसका भी सेम हम लोग एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। एक टेस्ट ट्यूब में इसका बनाए, दूसरा में इसका बनाए, फिर ऐसे मिक्स कर दिए। जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हम लोग देखेंगे कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, एकदम दही जैसा फटा फटा, बेसिकली वॉमिटिंग जैसा। ठीक है, सो उस टाइप का कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। मतलब यहाँ पर भी ये लोग म्यूचुअली अपने आयंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये बैरियम वाला कर रहा है सल्फेट के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये बैरियम Ba2+ रहता है और Cl रहता है Cl-, तभी तो ये 2 यहाँ गया तो Cl के नीचे 2 आ गया, और इसका 1 यहाँ पर आया तो यहाँ पर कुछ आया नहीं। समझ में आया? Na का रहता है Na+, इसका रहता है 2-, तभी तो 1 यहाँ पर गया तो यहाँ कुछ लिखे नहीं है, और इसका 2 यहाँ पर आया है तो Na के साथ 2 लग गया। ठीक है, अब बच्चों ये Ba2+ ये बोलेगा मैं भाई अभी दूसरा माइनस वाला के साथ करूंगा, मैं Cl के साथ बॉन्ड बना के बोर हो गया हूँ, तो इसको दिखेगा SO4 2-, तो ये SO4 2- के साथ बॉन्ड बनाएगा और हम लोग को मिलेगा बैरियम सल्फेट। सिमिलरली इन दोनों बॉन्ड बनाएंगे और हम लोग को मिलेगा ये मैं बैलेंस नहीं की हूँ, कर सकते हैं पर ठीक है, हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये हुआ। अब बच्चों ये जो मिला, ये एक तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये एक तो प्रेसिपिटेट है जो आपको दिख जाएगा, इसका कलर होता है कर्डी वाइट, और नमक तो भाई घुल जाता है तो नमक आपको अलग से नहीं दिखेगा, तो ये तो एक्वस सोल्यूशन में ही रहेगा। ठीक है, अब है लेड नाइट्रेट, ये भी मैं करवाई हूँ, मैं तीनों करवाई हूँ बिकॉज तीनों सॉल्ट अवेलेबल थे। लेड नाइट्रेट यहाँ पर लिखा है कलरलेस, मतलब उसका एक्वस सोल्यूशन कलरलेस रहेगा, ये वाइट कलर का सॉल्ट होता है। तो लेड नाइट्रेट को लेके टेस्ट ट्यूब में हम लोग घोल लेंगे। वैसे ही पोटाशियम आयोडाइड ये भी वाइट कलर का रहता है, दोनों का हम लोग को एक्वस सोल्यूशन बनाना है। तो ये दोनों भी क्या करेंगे, म्यूचुअली अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। यहाँ पर ये Pb2+ है, ये NO3- है। मैं यहाँ पर हल्का हल्का लिख रही हूँ, आप लोग तो पता है मुझे नोट डाउन करते होगे। K- में ये प्लस वाला है, ये 1+, ये 1-। ठीक है, तो यहाँ पर ये Pb2+ बोलेगा अरे यार मैं ये माइनस के साथ बोर हो गया हूँ बॉन्ड बना के, मुझे ये माइनस के साथ बनाना है, तो ये Pb वाला I के साथ बनाएगा तो हम लोग को मिलेगा लेड आयोडाइड, और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट। अब बच्चों आपको पता है ये रिएक्शन क्या होता है, जैसे ही आप लोग इन दोनों का एक्वा सोल्यूशन बना लोगे, जैसे कि आप लोग 2 टेस्ट ट्यूब में बना लियो, दोनों का कोई कलर नहीं है, कलरलेस पानी जैसा दिख रहा है, पर जैसे ही आप लोग मिक्स करोगे ना, फट से एकदम बेकार सा येलो कलर वाला मिलेगा। यहाँ लिखा है गोल्डन येलो प्रेसिपिटेट, एकदम बेकार ऐसा येलो जो कि पहनना पसंद नहीं करेगा, समझ रहे हो? मतलब लेड आयोडाइड, जो लेड आयोडाइड वो प्रेसिपिटेट जो बनेगा उसका कलर एकदम गोल्डन येलो कलर का रहेगा, एकदम बेकार वाला येलो, मैं सच बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बना, इसका कलर याद रखना आप लोग। ठीक है, और साथ में हम लोग को पोटेशियम नाइट्रेट भी मिलेगा अभी। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, क्योंकि डबल डिकम्पोजिशन या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 टाइप का होता था। एक हो गया प्रेसिपिटेशन जो अपन पढ़ चुके, अब है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सेम हम लोग 2 चीज़ को लेंगे, 2 रिएक्टेंट को लेंगे, दोनों अपने आयंस को म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। प्रेसिपिटेट बन रहा था तो हम लोग पढ़े थे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। यहाँ पर 2 सब्सटेंस अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलेगा। तो न्यूट्रलाइजेशन में ना हम लोग जो 2 सब्सटेंस लेते हैं ना, एक लेते हैं एसिड, दूसरा लेते हैं बेस। समझ में आया? और दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करके हमेशा बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, हमेशा। क्लियर? यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन में यही रहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहेगा। एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और हम लोग को मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। अभी एसिड क्या होता है, देखो आप लोग सुने तो हो एसिड, ठीक है, एसिड के ऊपर भी एक मूवी बना था ना, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा, दीपिका थी उसमें, तो आप लोग ऐसे तो आइडिया होगा कि हाँ एसिड जला देता है, एसिड अच्छा नहीं होता है, पर एसिड का डेफिनेशन क्या होता है वो ज़रूरी है बच्चों जानना। ठीक है, अब एसिड ना एक सब्सटेंस होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बेसिकली वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, पर एक बात बताऊँ, एसिड ना सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। समझ में आया? अब आप लोग दिमाग लगाना कौन सा एसिड है जो कि सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, होता है, सॉलिड फॉर्म में भी रहता है, हम लोग को भी पता चला था जब हम लोग आपके एज में थे। सो बच्चों एसिड एक ऐसा सब्सटेंस रहता है, मैं लिक्विड का बात कर रही हूँ, ठीक है, लिक्विड फॉर्म वाले एसिड का, जो आप लोग टीवी में देखते हो ना एसिड है, हाँ वही उसी का, या फिर लैब में आप लोग देखे होंगे ना, टीचर बोलते होंगे ये एसिड है, तो आप लोग बोलते होंगे अरे एसिड है, ये होता है ना। ओके, सो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग जब पानी में घोलते हैं तो वो H3O+ आयन देता है, मतलब हाइड्रोनियम आयन देता है। तो एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन, ये H3O+ आयन, किसी किसी की बुक में H+ आयन लिखा रहेगा, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, वो भी रॉन्ग नहीं है। ठीक है,
तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस करता है हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब पानी में घुलते हैं तो वो ये आयन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, पानी में ही घुलने से, और किसी चीज़ में नहीं, पानी में घुलने से करेगा। कैसे? जैसे कि सपोज ये पानी है, आप लोग एसिड को डालें तो बच्चों याद रखना एसिड हमेशा H+ आयन पहले निकालता है। एसिड होता है ना, एसिड में ना हाइड्रोजन होता है। दुनिया में जितने भी एसिड है, आप लोग कोई भी एसिड ले लो, सब एसिड में ना एक एलिमेंट कॉमन है, वो है हाइड्रोजन। तो एसिड को जब हम पानी में डालते हैं तो सबसे पहले वैसे H+ आयन अपना निकाल देता है। H+ आयन निकाल दिया, अब हम लोग पानी में डालें, वही H+ आयन क्या करता है ना, पानी के साथ मिक्स होके H3O+ बनाता है। मतलब ये H इसमें लग जाएगा तो H3O हो गया और ये ओवरऑल इसका प्लस चार्ज हो गया। इसी को तो बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड एक सब्सटेंस होता है जिसको हम पानी में डालते हैं तो वो हम लोग को फाइनली कौन सा आयन प्रोड्यूस करके देता है? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? और एसिड का जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है ना, वो ये हाइड्रोनियम आयन या फिर ये H+ आयन की वजह से ही होता है। एक एसिड जितना H+ आयन अपने से निकालेगा पानी में डालने के बाद, उतना ज़्यादा स्ट्रांग वो होगा, और जितना कम निकालेगा वो उतना वीक एसिड होगा। ठीक है, अब आप लोग लिटमस का नाम सुने होगे ना, ऐसे लिटमस, मैं यहाँ पर फोटो शेयर करती हूँ। लिटमस पेपर होता है बच्चों, ठीक है। लिटमस पेपर इंडिकेटर का काम करता है। मतलब लिटमस पेपर एक ऐसा पेपर है जिसकी मदद से आप लोग बता सकते हो कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड है कि नहीं। उसके लिए आपको ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेना पड़ेगा। देखो मैं फोटो शेयर कर रही हूँ, ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। ये लिटमस पेपर को जब आप एसिड में डुबाओगे तो वो फट से रेड हो जाएगा, मतलब रेड या फिर थोड़ा ऑरेंज, उस टाइप से उसका कलर बदल जाएगा, मतलब वो रेड में हो जाएगा, रेड ऑरेंज जो भी, मतलब लाल वाल वाले साइड में ही वो कलर चेंज करेगा। तो एसिड को पहचानने का ये है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। ठीक है, अगर ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया मतलब वो चीज है एसिड। जैसे कि बच्चों नींबू का रस, वो भी एसिड होता है, टमाटर के रस में भी एसिड होता है, आपका इमली, ये सब जो खट्टी चीज होती है ना, सब में एसिड होता है। तो हम लोग जब स्टार्टिंग ये सब पढ़े थे ना, तो हम लोग अपने स्कूल से ना टीचर से मांग के लेके आए थे लिटमस पेपर और घर में ट्राई करते थे। तो खट्टी खट्टी चीज में सब में जब हम लोग डुबाए लिटमस पेपर को तो सब रेड हो गया था, हर कंडीशन में रेड हो गया था लिटमस पेपर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो एसिड का, एग्जाम्पल बच्चों पूरा पी जाना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है लेकिन मैं यहाँ पर मेन एसिड का नाम लिखी हूँ। जैसे कि सबसे पहले H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड नाम याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये सबका नाम एंड फॉर्मूला। नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड। मतलब ये सब एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ। और एक एसिड का एसिडिक नेचर कब दिखता है, मतलब क्यों दिखता है, उसके हाइड्रोनियम आयन की वजह से। वो जितना H+ आयन, बेसिकली हाइड्रोजन आयन होता है बच्चों, हाइड्रोनियम तो H3O+ हो गया। मतलब एक एसिड जितना H+ आयन निकालेगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। और वो कब निकालता है, जब हम लोग उसको पानी में घोलते हैं। ठीक है, तो एसिड का अगर आप लोगों को एसिडिक नेचर देखना है तो हल्का पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि दुनिया में जितने भी एसिड है सब में कॉमन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हर एसिड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। आप लोग कोई भी हाइड्रोजन ले लो, कहीं का भी हाइड्रोजन ले लो, आप लोगों को सॉरी, आप लोग कोई भी एसिड ले लो, कहीं का भी एसिड ले लो, आप लोगों को हाइड्रोजन उसमें देखने को मिलेगा। तो एसिड के बारे में क्लियर। अब बेस क्या होता है, तो बच्चों बेस ना या तो मेटल का ऑक्साइड होगा या फिर वो कोई मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा। मेटल है कॉपर, या तो कॉपर का ऑक्साइड है मेटल का ऑक्साइड, या फिर मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, जिसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, मतलब इनको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो लोग हम लोगों को सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करके देंगे, उसके अलावा और तीसरा चीज देंगे ही नहीं। सो बेस या तो मेटल के ऑक्साइड हो सकते हैं या फिर मेटल के हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं, जो कि जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोगों को सॉल्ट एंड वाटर देते हैं एज दी ओनली प्रोडक्ट। मतलब इसके अलावा और तीसरा कोई सब्सटेंस वो लोग नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बच्चों भर दी हूँ, पूरा पी जाना। बेसिस का एग्जाम्पल पूरा पी जाओ, घोल के पी जाओ, दिमाग में इसको बैठा लेना। जैसे ही कोई पूछेगा बेस का एग्जाम्पल बताओ, फटफट फटफट मुंह से आंसर निकलना चाहिए, समझ रहे हो। कॉपर ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बहुत फेमस है, ये फेमस है, ये फेमस है और ये बहुत फेमस है। ये सब बेसिस एकदम कॉमन बेसिस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब मेटल के या तो ऑक्साइड है और या तो हाइड्रोक्साइड है। ठीक है,
हर किसी को मत लिख देना, जैसे कि आप लोग लेड के साथ ओ लिख के बोल दिए बेस है, ऐसा हर किसी मेटल में मत लिखना। मेटल के साथ ओ लगा दिए और बेस समझोगे, हर कोई ऑक्साइड बेस नहीं होता। जो मैं लिखी एक बार उसको याद रखना, या फिर एक्स्ट्रा अगर आपके बुक में दिया है उसको पढ़ना। समझ में आया? एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये तो भाई मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है, पर ये भी बेस है, ठीक है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम याद है ना आप लोग पॉलीएटमिक आयन पढ़े थे, NH4+, उसका हाइड्रोक्साइड ये भी बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर लिखा है या तो मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे या फिर मेटल के ऑक्साइड, ये तो मेटल हाइड्रोक्साइड है ही नहीं। एमोनियम थोड़ी ना मेटल होता है ना। लेकिन ये बच्चों ये एक बेस है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और बेसिस का अगर मैं बात करूं तो बेसिस ना, जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी ना, ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, वैसे ही रेड कलर का भी लिटमस पेपर आता है। आप लोग जब रेड कलर का लिटमस पेपर कोई बेसिस में घुसाओगे ना तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि साबुन में होता है ये NaOH KOH, ये सब साबुन में प्रेजेंट होता है, बेसिकली NaOH होता है, ठीक है, सोप उप में। तो जब आप लोग साबुन में ऐसे टच करवाओगे ना, ऐसे घुसाओगे ना साबुन पानी में, तो बच्चों रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। सर्फ पानी में भी, वो सर्फ पानी भी वैसे ही होता है, ठीक है, बेसिक होता है। अब एक और वर्ड यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे, एल्कली। एल्कली क्या होता है? तो बच्चों एल्कली ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में घुलते हैं। आप लोग यहाँ पर बेसिस देख रहे हो, ये बेसिस है। इसमें से जो बेस को आप लोग पानी में डालोगे और वो अगर घुल जाएगा पानी में, सोल्यूबल हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, उसको हम लोग एल्कली बोलेंगे। तो ऐसे बेसिस जो कि वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, वो कहलाते हैं एल्कली। क्लियर? सो बेसिस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। ऐसे बेसिस, इनमें से अगर कोई ऐसा बेस होगा जिसको पानी में डालते ही वो घुल जाएगा, दैट मीन्स वो एल्कली कहलाएगा। तो जितने भी एल्कली है सर बेसिस है, डेफिनेटली जितने भी एल्कली है। सपोज आपके पास मैं बोली NaOH, NaOH एक एल्कली है, क्योंकि ये ऐसा बेस था जो कि पानी में घुल गया। मतलब ये एक तो बेस था जिसको आप लोग पानी में डाले तो वो घुल गया। पहले ये बेस था, पहले क्या है, ये बेस भी है, ये एल्कली भी है, ठीक है। ये बेस है, ठीक है, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये देता है सॉल्ट एंड वाटर। मैं ध्यान से सुनो, मैं वापस से बोल रही हूँ, क्वेश्चन आएगा NaOH एक तो बेस है, कैसे, हाउ, ऐसे आएगा क्वेश्चन। NaOH इज अ बेस, हाउ? तो लिखोगे NaOH इज अ बेस बिकॉज, हाउ या वाई करके जो भी पूछेगा, एज इट रिएक्ट्स, पहले लिखना एज इट इज अ मेटेलिक हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट। ये बेस है, मतलब ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है और जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। फिर पूछेगा कि NaOH इज एन एल्कली, एक्सप्लेन करो कैसे ये एल्कली है। ये इसलिए एल्कली है क्योंकि हम लोग जब इसको पानी में घोलते हैं तो ये घुल जाता है। समझ में आया? इसलिए ये एल्कली है। तो बच्चों ये एल्कली है, तो बोला है कि जितने भी एल्कली होते हैं वो सब बेसिस होते हैं। ऑब्वियसली पहले वो लोग बेस थे, पानी में घुले, तो मैं उसको एल्कली बोली। तो यहाँ पर बोला है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस, जितने भी एल्कलीज है सब बेसिस होते हैं, यस। लेकिन क्या ऑल बेसिस आर एल्कलीज? नहीं। सारे बेसिस एल्कलीज होते हैं? नहीं होते हैं। तो ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, क्योंकि सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं। तो आप लोग नहीं बोल सकते हो कि ऑल बेसिस आर एल्कलीज, नहीं, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज। क्यों? क्योंकि सारे बेसिस पानी में नहीं घुलेंगे, जो घुलेगा उसी को हम एल्कली बोलेंगे। समझ में आया? तो उसी का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। सिर्फ वाटर सल्यूबल बेसिस को ही एल्कलीज बोलेंगे, सिर्फ पानी में घुलने वाले बेसिस को ही एल्कलीज बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ एल्कलीज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरा दिमाग में पूरा फिट कर लो, पी जाओ, घोल घाल के सब पी जाओ, ठीक है। एल्कलीज का एग्जाम्पल NaOH, KOH, CaOH होल 2, ये सब एल्कलीज है। मतलब ये सब ऐसे बेसिस है जो कि पानी में घुल गए, इसीलिए इनको एल्कलीज हम लोग बोल रहे हैं। अभी कॉपर हाइड्रोक्साइड, मतलब ये क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड है, इसका फॉर्मूला है CuOH होल 2। ये कॉपर 2 लिखा है ना, दैट मीन्स इसका वैलेंसी 2+ था, वो यहाँ पर आ गया तो CuOH होल 2 हो गया। बच्चों ये बेस है, मतलब इसको जब एसिड से रिएक्ट करवाओगे ना तो ये सॉल्ट एंड वाटर देगा। देखो मैं क्या बोली, मैं बोली ये बेस है। आपको कोई बोलता है ना कि ये एक तो बेस है या कोई सब्सटेंस एक तो बेस है, तो फट से आपके दिमाग में आना चाहिए पक्का वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर देता है। क्लियर? लेकिन ये एल्कली नहीं है, ये एल्कली नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी में नहीं घुलता है। बेस कहलाएगा पर एल्कली नहीं कहलाएगा क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता। समझ में आया? ये चीज़ ना सोचो हम लोग अभी पढ़ते हैं, और मुझे ना +3 में, मतलब जब मैं फाइनल ईयर में थी,
+3 फाइनल ईयर मतलब 15th क्लास है, अगर किसी को नहीं पता है तो। बच्चों मेरे को वाइवा में पूछा गया था एल्कली और बेस से रिलेटेड। उस समय इतना नहीं पढ़ते हैं ये सब चीज़ों के बारे में। एक्सपेरिमेंट जब होता है ना प्रैक्टिकल, उसमें मुझे पूछा गया था। कब का पढ़ा हुआ कहाँ काम आता है सोचो। ओके, सो एल्कली का बच्चों एक और डेफिनेशन है, आप लोग ये भी लिख सकते हो। अब एल्कली का एक और चीज़ देखो, जैसे कि आप लोग एसिड को पानी में घोल रहे थे तो वो H+ आयन दे रहा था, जो कि आगे चल के H3O+ आयन बन गया था। वैसे ही जब एल्कली को पानी में घोलोगे पानी में, तो वो ना हाइड्रोक्साइड आयन देता है। कौन सा आयन देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। याद रखना, एल्कली ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको पानी में जब हम घोलते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्लियर? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब है सॉल्ट। सॉल्ट का डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए ना। तो सॉल्ट क्या होता है? अभी तक आप लोग क्या देखे हो? यहाँ पर कहाँ गया वो पेपर? आप लोग क्या देखे हो अभी तक? कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। सॉल्ट तो बच्चों देखो, आप लोग अभी तक खाने वाला नमक को सॉल्ट सॉल्ट सुने हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड होते हैं केमिस्ट्री में जिनको हम लोग एक कॉमन नाम देते हैं सॉल्ट। एक कॉमन नेम है उनके लिए, नमक, सॉल्ट। जरूरी नहीं है कि सबको आप खा सकते हो, खा तो आप NaCl को ही सकते हो। समझ में आया? तो सॉल्ट एक तो जनरल नेम है जो कि हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स को देते हैं। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो एक तो पानी बनेगा और जो दूसरा चीज बन रहा है ना, हम लोग वो सबको सॉल्ट ही बोलते हैं। समझ में आया? तो सॉल्ट एक कंपाउंड होता है जो कि बनता है जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। यहीं से डेफिनेशन बन गया। सो सॉल्ट एक कंपाउंड होता है जो कि बनता है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। क्लियर? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या पढ़े थे हम? एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि ये एक एसिड है HCl, मैं इसको एक्वस सोल्यूशन बनाई हूँ, मतलब पानी में इसको थोड़ा सा डाल दी हूँ, पानी में घुली हूँ एसिड को। मतलब एसिड ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में था, उसमें थोड़ा पानी मिला दी, तभी तो डाइल्यूट लिखी हो। और यहाँ पर NaOH है, एक्वस। मतलब NaOH ना वाइट कलर का आता है, वाइट कलर का गोल 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 ना, इसका ऐसे पैलेट्स होता है, गोल गोल ऐसे ऐसे रहता है। पानी में डाल के घोल देंगे। इसको भी एक्वस, इसको भी एक्वस। बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आता है तो दोनों को एक्वस होना चाहिए। दोनों अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। ये Na+ होता है, ये OH- होता है। ये H+ होता है, ये Cl- होता है। ये प्लस वाला ये माइनस के साथ कर दिया, ये H+ वाला ये OH- के साथ, तो वाटर बना। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट कर रहे हैं, बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। तो NaCl और ये पानी। वैसे ही दूसरा कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये कॉपर ऑक्साइड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये एसिड है, एक्वस फॉर्म लिए हैं, और ये बेस है। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है तो ये सॉल्ट है, इसको अपन सॉल्ट बोलेंगे। ठीक है? तो ये लोग भी अपने आयंस को एक्सचेंज किए। ये Cu2+ था, ये O2- था। ये H+ था, ये SO4 2- था। Cu2+ बोलेगा अरे यार मैं बोर हो गया हूँ O2- के साथ बॉन्ड बना के, मेरे को इसके साथ बॉन्ड बनाना है। तो ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बन गया। और H2+ O2 के साथ, मतलब H2+ क्या, H+ O2 के साथ O के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हम लोग को मिलेगा वाटर। क्लियर? अब बच्चों एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन इन द सेंस, हमारे लाइफ में ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? देखो बच्चों, आप लोग बायो में पढ़े होंगे कि हमारे पेट में डाइजेशन के लिए ना एक एसिड निकलता है, HCl एसिड। अगर नहीं पता है तो पता कर लो। HCl एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कि हमारे पेट में निकलता है। क्यों? वो डाइजेशन में मदद करवाता है, खाना को पचाने में। ठीक है, बट कभी कभी ना बहुत ज़्यादा निकल जाता है, एक्सेस में निकल जाता है। एक्सेस में निकल जाता है तो हम लोग को ना अंदर में जलन होता है, थोड़ा पेट दर्द होता है, एसिडिटी टाइप फील होता है, इरिटेशन होता है। तो अगर ये एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया तो बच्चों एसिडिटी होगा। आप लोग ऐड में देखे हो ना एसिडिटी, तो क्या देते हैं वो लोग? इनो देते हैं, या वो शायद गैसो रिलीफ करके आता है, ये गैसो रिलीफ, ये सब देते हैं। तो बच्चों पता है ये सब क्यों देते हैं? क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कि सपोज आपके पेट में निकल रहा है भयंकर वाला HCl, आपको इनो देते हैं। इनो में रहता है बच्चों ऐसा, मतलब बेस रहता है। सपोज मैं ये वाला बेस का नाम लिखी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके रहता है। बहुत जन टैबलेट्स भी खाते हैं एंटासिड्स, उसमें ये रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आप लोगों के पेट के अंदर में ये एसिड निकला था, आप लोग ऊपर से खाए ये बेस। तो बच्चों एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ सॉल्ट क्या बनेगा? ये H+, ये Cl-, ये Mg2+, ये OH-। तो ये H+ मिलेगा माइनस वाला के साथ, तो वाटर मिलेगा।
और Mg2+Cl के साथ मिलेगा तो MgCl2। मतलब ये सॉल्ट और वाटर, मैं बैलेंस कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। दैट मीन्स आपकी बॉडी में एसिड बना था, आप लोग लिए बेस, तो बच्चों वो एसिड आपको दिक्कत कर रहा था, है ना, तो आप लोग ऊपर से जब बेस वाला चीज़ लिए तो क्या हो गया ना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, जिससे क्या है ना, जो एसिड बन रहा था बेस के साथ रिएक्ट करके बॉडी के अंदर में, पेट के अंदर में सॉल्ट एंड वाटर बन गया। दैट मीन्स एसिड का इफेक्ट कम हो गया और आप लोगों को फिर अच्छा लगता है। समझ में आया? तो एसिड का इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग ऊपर से लेते हैं वो इनोविनो, जिसमें ये बेस रहता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देता है, सॉल्ट एंड वाटर बना देता है, जिससे एसिड का मात्रा कम हो जाता है और हम लोग को अच्छा लगता है। सेम चीज़ बच्चों में यहाँ लिखियो। उसके बाद दूसरा भी है, देखो बच्चों, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ना कोई कोई पेड़ होते हैं जो कि थोड़ा सा एसिडिक वाला ज़मीन में, मिट्टी में उगते हैं, कोई कोई होते हैं जो थोड़ा सा बेसिक वाला या अल्कलाइन वाला मिट्टी में उगते हैं, ठीक है। पर कहीं कहीं पर क्या होता है ना, मिट्टी अगर बाई चांस बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि एसिड रेन गिरता है, ठीक है, एसिड रेन क्या करता है, मिट्टी को पूरा एसिडिक बना देता है, पूरा ख़राब कर देता है। तो एसिड रेन से ना वहाँ का मिट्टी ख़राब हो जाता है, तो पेड़ पौधे मर सकते हैं, पेड़ पौधे ढंग से नहीं उगते हैं। तो क्या करते हैं ना, वो एसिडिक लेवल को कम करने के लिए फार्मर लोग क्या करते हैं ना, दे लाइम द सॉइल, मतलब क्या करते हैं वो लोग अपना मिट्टी में क्या करते हैं, या तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर मिला देते हैं, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड मिला देते हैं, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पाउडर होता है ना, या फिर चौक को पाउडर बना के छिड़क देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। क्या है ना, मिट्टी में बहुत ज़्यादा एसिडिक लेवल बढ़ गया था, ये लोग ये एल्कली सब बेसिस डाल देते हैं, ये बेसिस है सब, ठीक है, ये लोग ये बेस डाल देते हैं, तो एसिड और बेस रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, मतलब एसिड का लेवल कम हो जाता है, रिएक्शन हुआ मतलब कम हो गया, एसिड हो गया था, एसिडिक लेवल बढ़ गया था मिट्टी में, ये लोग ऊपर से डाल दिए बेसिस, तो बेस और एसिड मिलके रिएक्ट कर देंगे, मतलब एसिड का लेवल कम हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। समझ में आया? तो सोचो फार्मर लोग भी केमिस्ट्री यूज करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं लाइमिंग द सॉइल। बट कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई जगह में मिट्टी इतना अल्कलाइन हो जाता है कि पेड़ नहीं उग पाता है, सिर्फ समझ में आया? तो वहां पर क्या करते हैं फार्मर लोग, बोलते हैं अरे यार अब ज़्यादा अल्कलाइन हो गया है, तो उसको हम लोग कैसे कम करें। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वहाँ पर वो जो मैन्योर वैन्योर नहीं होता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, वो सबको ऐड करते हैं, गोबर फोबर जो सड़ता रहता है, और जो हम लोग घर में बनाते हैं मैन्योर्स, वो सबको वो लोग ऐड करते हैं, क्योंकि वो सब में ना एसिडिक मटेरियल होता है। कभी कभी मिट्टी इतना ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेड़ नहीं उग पाता, तो वो लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा एसिडिक मटेरियल डालते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वरना एसिडिक हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। समझ में आया? तो एक तो ढंग का एक लेवल उनको चाहिए, पीएच लेवल बोलते हैं, जिसमें क्या है, पेड़ उग सके। क्लियर? इन केस सॉइल अगर बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है तो उसका अल्कलिनिटी को रिड्यूस करने के लिए वो लोग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक का मतलब होता है पेड़ पौधे से रिलेटेड मैटर, एनिमल से रिलेटेड मैटर, या तो काउडंग डाल देंगे, या फिर वो जो हम लोग का घर से सब्जी वब्जी निकलता है, हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं ना, वो सड़ता रहता है, उसको डाल देंगे तो सही हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे बच्चों देखो, ऐसे काम आता है, केमिस्ट्री ऐसे काम आता है, ठीक है। अब अब एक काम करते हैं, ये जो एक्टिविटी सीरीज है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक्टिविटी सीरीज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट स्टिल जो जो मैं नहीं बताई थी मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, पार्ट 2 को। सो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो बच्चों ज़रूर से यार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आप लोग नहीं कर रहे हो ना, आप लोग लाइक कर रहे हो ना, आप लोग शेयर कर रहे हो, और सब्सक्राइब तो 70% बच्चे नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों ज़रूर से करो, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी 50,000 तक पहुँच जाए, क्योंकि 40 से ऊपर हो चुका है। 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो बच्चों आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। थैंक यू।